बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान नियो न्यूज़ की निशानदही पर इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कमाल कर दिया। कोरंग नाले के रेले में फंसे 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। नियो न्यूज़ पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आई। रेस्क्यू टीमों ने सुबह से फंसे बच्चों को बर वक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लहरों में फंसे बच्चों को बचाने पर रेस्क्यू टीम को शाबाश दे चुके हैं। मोहम्मद उवैस की रिपोर्ट देखिए। पानी का तेज बहाव, बच्चे खतरे में पड़ गए। थाना बनीगाला की हदूद कोरंग नाले में 4 बच्चे फंस गए। घर के पास खेलते हुए बच्चे फिसल कर नाले में जा गिरे। इतला मिलने पर जिले इंतजामिया, पुलिस समेत दीगर इदारों की दौड़ें लग गयीं। 2 घंटे की प्लानिंग के बाद बोट्स के जरिए बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। बच्चों को पाकिस्तान नेवी, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की टीमों ने बाहिफाजत पानी से निकाला। निकाले गए बच्चों में 11 साला रफीउल्लाह, 8 साला नूर खान, 14 साला मुस्तफा और 13 साला दिलावर शामिल हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सेक्टर H13 पानी में डूब गया है। मुतादिद गलियों और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। मुतादिद गाड़ियां भी फंस गईं। रावलपिंडी में भी बादल खूब गरजे बरसे। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में काली घटाओं का राज। बादल बरसे और खूब बरसे। शहरे इक़्तिदार के मुतादिद सेक्टर्स ज़ेरे आब आ गए। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा सेक्टर H13 मुतासिर हुआ, जहां गलियां नहर का मंजर पेश करने लगीं। उधर रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। चकलाना पे 67 मिलीमीटर, शमसाबाद 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में आइंदा पूरा हफ्ता मूसलाधार बारिशों की पेशगोई करती है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। उसके बाद ये मामूल पर आना शुरू है। हजारा कॉलोनी के नाले में एक बच्चे के गिरने की इत्तला पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। नशेबी इलाकों से भी बारिशी पानी निकाल लिया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है वहाँ की जानेंगे हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी ग्वालमंडी नाला लई पुल के मुकाम पर और बताते चले कि आज अलग सुबह जो बारिश शुरू हुई थी, मूसलाधार बारिश, उसके नतीजे में नाला लई जो है कटारियां के मुकाम पर तकरीबन 18 फीट तक बुलंद हुई थी। इसी तरह ग्वालमंडी के मुकाम पर 14.5 के करीब ये पानी की सतह बुलंद हुई थी। और नशेबी जो इलाके हैं वहाँ पर पानी भर आया था। खुसूसन अंदरूनी शहर भी जो है पानी देखने में आया। नशेबी इलाकों में बिलखसूस राजा बाजार, बोर्ड बाजार, लाल हवेली के एतराफ का जो एरिया है, मोची बाजार है, वहाँ पर भी पानी देखने में आया। एक बच्चे के गिरने की इतला मौसूल हुई है, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। और ग्वालमंडी के मुकाम पर भी बच्चे की तलाश के हवाले से अमल जारी है। और 11 से 12 बजे के दौरान बारिश का सिलसिला आहिस्ता हो गया था, जिसके बाद बारिश थम चुकी है और पानी अपने मामूल की सतह पर आना शुरू हो गया, जबकि नशेबी इलाके भी तकरीबन क्लियर हो गए हैं। ताहम वासा और जिला इंतजामिया के तमाम अदारे मुतहर्रिक हैं और बस जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है उसके मुताबिक तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। जी, नाला लई में पानी की सतह कम होना शुरू, लेकिन खतरा अब भी मौजूद है। इस बारे में बात करेंगे एमडी वासा मोहम्मद तनवीर साहब हमारे साथ है। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादियों को खतरा रहता है। इस तरह से नशेबी इलाकों को बचाने के लिए वासा के पास क्या प्लान है? देखिए जी, अभी तक जो रावलपिंडी के अंदर जो बारिश रिकॉर्ड हुई है मैक्सिमम वो 87 मिलीमीटर हुई है, जिसमें से एक घंटे के अंदर, पहले घंटे के अंदर 60 मिलीमीटर जो हाई इंटेंसिटी की बारिश है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वासा की टीमें काम कर रही हैं और हमने अपने SOP के मुताबिक मशीनरी भी डिप्लॉय की हुई थी। तो हमारा स्टाफ अभी शहर का कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मैंगल, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ताहिर फारूक साहब ने पूरे शहर का विजिट किया और किसी भी जगह के ऊपर पानी खड़े होने के हमने मुशाहदा नहीं किया। जहाँ तक नाला लई का ताल्लुक है, वहाँ पे पानी का लेवल अब कम होना शुरू हो गया। 16 फुट तक लेवल गया वहाँ पे। तो अब सारे मामला कंट्रोल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साल भर की खुशहाली के बाद कोयटा में जल थल एक हो गया है। मॉनसून की बारिशों ने गलियों मोहल्लों को नहरों में तब्दील कर दिया है। पानी की निकासी का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए।
बादलों ने कोयटा और नजाफात को डबो दिया। कोयटा की गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, माल मवेशी सब बह गए। गोहराबाद का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सैलाबी पानी ने हर शहर मलिया मेट कर दी, मकानों को नुकसान पहुंचाया। सैलाबी पानी सरियाब और बशरकी बाईपास के इलाकों समेत कई इलाकों में तबाही मचाता रहा। सैलाबी रैले इस कदर तेज थे कि मुताबिद लोग इनमें बहते हुए दिखाई दिए। मशरकी बाईपास के करीब मवेशी मंडी के इलाके में पानी के तेज रैले में दर्जनों भेड़ बकरियां बह गईं। एनडीएमए ने नुकसानात का जायजा लेने के लिए काम शुरू कर दिया है, जबकि सूबाई हुकूमत ने भी मुतासरीन की मदद के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया है। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह का कहना है कि बारिशों और सैलाबी रैलों के बाइस मकानात गिरने से कोयटा शहर में हलाकतें हुई हैं। जख्मियों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। कोयटा के इलाके सरियाब में बारिश ने तबाही मचा दी। 50 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। इलाका मकीन अपनी मदद के तहत घरों से सामान निकालने में मसरूफ़ हैं। इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुंची। मज़ीद जानेंगे नियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खान काकड़ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा सरियाब मिल के इलाके में। ये वो इलाका है जो कि यहाँ पे पाटे के तुड़े से करीब मौजूद है। यहाँ पे एक नदी से पर मुश्तमिल के आसपास जो यहाँ पे 50 के करीब जो गांव पर मुश्तमिल है ये इलाका। मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सैलाब की ज़द में ये यहाँ के करीब जो घर है वो आए हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और यहाँ पर जो मवेशी थे, यहाँ पर जो उनके घर के सामान है, मुकम्मल जो है पानी सैलाब बहा के ले गया है। इस वक्त हमारे साथ यही के एक रिहायशी मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन 50 के करीब घर तबाह हो चुके। ये हमारा घर है, आप खुद देखो सारा कमरे गिर गए। इधर मवेशी सारा लेके गया, सामान लेके गया, लेकिन अभी तक 24 घंटे पूरा हो गया। सरकारी ना कोई आदमी मेरे पास हमारे पास आया है, ना कोई इमदादी सामान के आया है, ना कोई टेंट वगैरह लाया है, कुछ भी नहीं लाया है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के एक रिहायशी मौजूद का कहना है कि कल जो बारिश हुई थी यहाँ पे तकरीबन 50 घरानों को यहाँ पे नुकसान पहुँचा। हम जो मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन जो इमदादी टीमें हैं ताहाल इस एरिया में अभी तक नहीं पहुँची है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा ओसवेर ने GHQ में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के बारे में मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, तकिया हमारा दोस्त मुल्क है, इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं आप? जावेद बलोच से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आर्मी चीफ से तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी और तरबियती उमूर पर मजीद राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तुर्क कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारतों को सराहा। तुर्क कमांडर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अपना सरगर्म किरदार अदा करने का अज़्म दोहराया। और अभी आपको बताएं, जामिया कराची में वैन पर खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम कलदम BLA के स्लीपर सेल का कमांडर और हमले के फौरी बाद बलोचिस्तान भाग गया था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, ख़वातीन और तलबा को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुलजिम ने चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर फायरिंग का भी एतराफ़ कर लिया। दीगर इदारों के तमाम हासिल इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए हॉक्स पे मारीपुर रोड कराची से गिरफ्तार किया। दहशतगर्द ने खलील बलोच उर्फ मूसा BLF कमांडर के कहने पर कराची से बलूचिस्तान फरार हो गया था। मुलजिम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए। कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली खुदकश हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और बताया कि वो कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद चाइनीज पर हमले को पाए तकमील तक पहुंचाने में मदद की। खातून अकेले नहीं थी, हमने जो 4 कैरेक्टर्स थे इस अनफॉर्चुनेट काबिल मुज़म्मत इंसिडेंट के, उन 4 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। और MQM रहनुमा बाबर गौरी 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में बाबर गौरी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। बाबर गौरी को गुज़श्ता रोज बैरून मुल्क से वतन वापसी पर हिरासत में लिया गया।
पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के लिए वफाकी वज़रा की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर, BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं। नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जी शाकिर। देखें, पार्लिमानी पार्लिमानी कमेटी पर कौमी सलामती का इजलास आज होना है, जिसके लिए अस्करी क़यादत और सीनियर जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। ख़ास बात यह है कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने जो इस्लामाबाद में है उन्होंने तो इसका बाइकआउट किया और वो असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन उनके दोनों जो सूबों में हुकूमत है, जिस आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास वो भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं खालिद जी वो भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच। बहुत शुक्रिया, शाकिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को शदीद मुश्किलात का सामना है। दर्जनों आज़मीन वीज़ा ताख़ीर से मिलने के बाद सऊदी अरब नहीं जा सके हैं। परवाज़ PK 745 रवाना हो गई। आज़मीन हज कहते हैं कि उन्हें वीज़ा परवाज़ की रवानगी के वक्त दिया गया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद चौधरी हमें मजीद अपडेट करेंगे और लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद एक आज़िम हज मलिक इमरान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खालिद से सबसे पहले बात करेंगे। खालिद बताएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आज़मीन हज को? जी देखें, तकरीबन 1 घंटा ताखीर से वीज़ा मिलने की बिना पर यह सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी बिना पर 24 के करीब जो है आज़मीन हज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस वक्त भी खवार हो रहे हैं और सुबह से ही वो इस सूरत हाल से दो चार थे और इस वक्त भी एयरपोर्ट पर उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, खाने पीने के हवाले से दीगर मसाइल, और जबकि जहाज़ रवाना हो गया उस हवाले से भी उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल के हवाले से हमने इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की, ताम उनका कहना है इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि वीज़ा फराहम करने वालों ने इनको ताखीर से वीज़ा पहुंचाया, जिसकी बिना पर ये तमाम बोर्डिंग के अमल से और दीगर जो मामलात थे उनमें ताखीर से शामिल हो सके, जिनकी बायस ये मुश्किलात पैदा हुई। जी खालिद, आप हमारे साथ ही रहेगा, इस पर बात करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद एक आज़िम हज मलिक इमरान भी हमारे साथ हैं। इमरान साहब बताइएगा, आपके साथ कितने आज़मीन थे जो सफ़र पर नहीं जा सके? इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मलिक इमरान है जी। हम तकरीबन को 50 हाजी हैं जिनका वीज़ा आज तखीर से इशू हुआ है। तो उसकी वजह ये थी कि ये सऊदी जो पोर्टल है वहाँ से इशू पैदा हुआ है। इसमें इंतजामिया की ये किसी का इशू नहीं है, सिर्फ इशू इस वक्त ये है कि पास वीज़े सबको इशू हो चुके हुए हैं, टिकटें हैं सब लोगों के पास, सिर्फ एक स्पेशल परमिशन चाहिए जो वजारत हज दे सकता है। और ये 50 एक हाजी हैं और 63 एक हैं, ये टोटल 113 हाजी हैं। कुछ लाहौर एयरपोर्ट पे हैं और कुछ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हैं। अगर इसको वजारत हज स्पेशल केस बना ले, और क्योंकि ये तमाम हाजियों ने कोई अपने स्पेशल काम के लिए नहीं जाना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए जाना है, हज करने के लिए जाना है। वजारत हज इसके ऊपर अगर कोई इनिशिएटिव ले तो ये तमाम हाजी अल्लाह के घर हज अकबर की सआदत हासिल कर सकते हैं। मेरी हुकामे बाला से गुजारिश है कि इनको स्पेशल केस के ऊपर लिया जाए और एक फ़्लाइट का अरेंज कर दिया जाए, जिसकी तमाम वो खुद से हाजी पैसे पे करने के लिए तैयार हैं, और ये हज की फ़्लाइट की सिर्फ एक परमिशन चाहिए जो वजारत हज दे सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। और खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब के ज़िमनी इंतखाब से पहले पैकेज के ऐलान पर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है। खत के मतन में कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 को अदालत उज़्मा ने पंजाब को दस्तूरी पेचीदगियों और बहरान से बचाने के लिए फार्मूला वज़ह किया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शहराज अहमद शरासी और ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा ने भी हमें ज्वाइन किया। शहराज, आप ये बताएगा कि मजीद इस हवाले से फवाद चौधरी ने खत में क्या लिखा है? देखिए, फवाद चौधरी ने खत में लिखा है कि 1 जुलाई 2022 को जो है अदालत उज़्मा ने पंजाब को दस्तूरी पेचीदगियों और बहरान से बचाने के लिए एक फार्मूला जो है वज़ा किया था, और इसकी बुनियाद इस मिसाल पर कायम की गई कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के साफ शफाफ और आज़ादाना इनेकाद पर किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा। और आर्ज़ी वज़ीर आला हमजा शहबाज 22 जुलाई तक जो है महज ज़ाब्ते के इख्तियारात ही बरोएकाल लाएंगे। अदालत के सामने हमजा शहबाज ने खुद भी यकीन दहानी कराई थी कि वो इंतखाबात में डालने का इरादा नहीं रखते, लेकिन कल हमने देखा कि हमजा शहबाज ने जो है पैकेज का ऐलान किया। ठीक है शहराज, आप हमारे साथ रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब भी हमारे साथ हैं। अयाज शुजा, आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में?
جی بالکل مدیحہ، یہ ایک پیکج تھا جو کل وزیر پنجاب حمزہ شہباز نے جس کا اعلان کیا، جس میں 100 یونٹ جو بجلی استعمال کرنے والے گھرانے ہیں جن کی تعداد ملینز میں ہے، پنجاب میں، لاہور میں بھی یہ ملینز میں ہے، ان کو بجلی فری دینے کا اعلان کیا گیا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے۔ بجلی کی قیمتوں میں جس قدر اضافہ ہو چکا ہے، بلکہ ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ریلیف پیکج تھا جس کا حکومت پنجاب کی جانب سے اعلان کیا گیا، اور اس کا خیر مقدم بہت کیا گیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی غریب اور جو غربت کی لکیر سے نیچے جو گھرانے زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے تھا، کیونکہ 100 یونٹ وہی گھر استعمال کر سکتا ہے جس نے ایک لائٹ اور ایک پنکھا استعمال کرنا ہے۔ جی لیکن اس میں اب جب کہ تحریک انصاف نے فواد چودھری نے یہ خط تحریر کر دیا ہے، تو اس کا فائدہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کو ہوگا اگر سپریم کورٹ اس پہ یا الیکشن کمیشن اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور اس پیکج کو فی الحال مؤخر کرواتے ہیں یا رکواتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ہوگا، کیونکہ عوام میں پھر جو وہ غریب گھرانے ہیں بے چینی پیدا ہوگی، کیونکہ ان بلوں میں کمی کا اعلان اگلے ہی مہینے سے کر دیا گیا ہے۔ پیکج اگر رک جاتا ہے تو بھی نون لیگ کو فائدہ ہوگا، اور اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو بھی نون لیگ کو ہی فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ ایاز شجاع صاحب آپ کا بھی، اور شہراز آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دعا زہرا کے والد نے سندھ ہائی کورٹ میں بیٹی کی بازیابی کی نئی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ دعا زہرا کو ظہیر احمد نے اغوا کیا۔ جب لڑکی کو اغوا کیا گیا اس وقت اس کی عمر 13 سال 11 ماہ اور 19 دن تھی۔ مغویہ کو پنجاب لے جا کر چائلڈ میرج کی گئی۔ نکاح کو جائز قرار دینے کے لیے نکاح نامے پر عمر 18 سال درج کی گئی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں یورپ گیس کا سب سے بڑا خریدار بن چکا ہے۔ روس سے گیس فراہمی بند ہونے کے بعد یورپ نے عالمی مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے۔ یورپ کی عالمی منڈی میں انٹری سے گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ سردیوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے یورپ ہر قیمت پر گیس خرید رہا ہے۔ اس وقت یورپ کے زیر زمین گیس سٹوریج 60% تک بھر چکے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں کالی گھٹائیں جم کر برسیں، ہر نظارہ نکھر گیا۔ گرمی کے ستائش شہریوں نے سہانے موسم میں تفریح مقامات کا رخ کر لیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت لیک ویو پوائنٹ پر موجود ہے۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ عائشہ شعیب۔ جی بالکل، کالی گھٹائیں جم کر برسی اور جل تھل ایک کر دیا۔ گرمی کی شدت میں بھی واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی کی صورتحال کے حوالے سے بتاتی چلوں تو اس وقت میں اسلام آباد کے خوبصورت تفریح مقام لیک ویو پر موجود ہوں۔ ایک فیملی ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ ایکچولی ہم لاہور سے آئے تھے مری کے لیے، تو مری میں کافی اچھا موسم تھا، ٹھنڈ تھی، تو یہاں پر بھی آئے ہیں لیک ویو پارک۔ یہاں بھی موسم اچھا ہے لیکن یہاں تھوڑی سی گرمی ہے مری کی نسبت۔ مری میں بہت ٹھنڈ تھی، تو بہرحال بچوں کو بھی گھمایا ہے، بوٹنگ بھی کروائی ہے، تو موسم اچھا ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ ساتھ ان کی فیملی بھی، ان سے بھی بات کریں گے۔ مزید ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے اسلام آباد فیصل مسجد، ہم لوگوں نے وہ بھی انجوائے کرنا ہے۔ یہاں پہ مزہ آیا ہمیں بہت، ہم لوگوں نے انجوائے کیا۔ جی بالکل، آپ نے سنا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سہانا موسم دیکھتے ہوئے تفریح مقامات کا رخ کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج صرف پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ 3 دن تک بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہی جاری رہے گا، اور انہوں نے ڈھیر ساری پلاننگ کر رکھی ہے، مختلف تفریح مقامات کا رخ کریں گے اور موسم کو ایسے ہی لطف اٹھائیں گے۔ اور ادھر کراچی میں مونسون پہلے سپیل کے دوسرے روز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ سائٹ ایریا ناظم آباد، صدر، نارتھ ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، بنس روڈ، سرجانی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش جاری ہے۔ مونا صدیقی ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گی۔ مونا بتائے گا کیسا موسم ہے ابھی؟ جی صبح سے ہی شہر کا مسئلہ جزوی طور پر بدآلود تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں مونسون کے اسپیل سے دوسرے روز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے کہیں پر تیز اور کہیں پر ہلکی بارش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اورنگی ٹاؤن نارتھ کراچی کے اطراف میں گلشن حدید، بحریہ ٹاؤن اسکیم 33، گلشن معمار، اورنگی ٹاؤن اور ناظم آباد بلدیہ، شارع فیصل، نرسری، پی سی ایچ ایس، ڈی ایچ اے، کلفٹن، شہر کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر خوب تیز بارش ہو رہی ہے اور کہیں پر ہلکی بارش ہو رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پیشگوئی کر رکھی تھی کہ آج بھی شہر میں بارش متوقع ہے، جبکہ اس وقت جو ہے شہر کراچی کے جنوب مشرق اور شمال مشرق کی سمت سے چاروں طرف سے بارش برسانے والے جو بہت شکریہ مونا صدیقی اپڈیٹ کر رہی تھی۔ عید قربان نزدیک آتے ہی چھریاں تیز کرنے والوں کا کام چمکنے کی بجائے سست روی کا شکار ہے۔ مہنگائی سے پریشان حال شہری کہتے ہیں کہ چھری تیز کرنے کی قیمت میں 10 سے 20 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نیو نیوز کی نمائندہ رضوانہ شیخ سے۔ جی رضوانہ۔
जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी हैं सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदायगी के लिए, और अब कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह की राह में ज़बह करने के लिए छुरियां तेज़ करवाने का अमल तेज़ हो जाता है। दुकानदार हो या शहरी हो, दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो छुरियों की कीमत का पूछने आए थे, इनसे बात कर लेते हैं। जो 100 वाली छुरी थी इस टाइम वो 500 रुपए की मिल रही है। अब परेशान इतने हुए हैं कि छुरियाँ अब मुझे लगता है कि घर में तेज़ करना सीखनी पड़ेगी, टाइल भी तेज़ करनी पड़ रही है घर पे। पिछले जो औजार हैं वो तो बिल्कुल ही, अब इस दफ़ा का जो लोया है वो लोया भी नहीं है, लोहे का इतना रेट कर दिया हुआ है पर वो किसी किस्म का काम नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा हमने जाना कहना है कि लोहे का रेट ही इस कदर बढ़ चुका हुआ है कि औजार बहुत महंगे हो चुके हैं और पहुंच से भी दूर है। मेरे साथ लोहार मौजूद हैं जो छुरियां तेज़ करते हैं, इनसे जानते हैं। तनखे पढ़ना महंगाई इतनी हो गई है, ਜਿਹੜੀ छुरी ऐसी अगली बारी 50 की देंगे हम 100 की दे रहे हैं। जैसा आपने सुना इनका यही कहना था कि सिर्फ लोग आते हैं रेट पूछ कर चले जाते हैं। अगर इस छुरी की बात की जाए तो इसकी कीमत पिछले साल 150 थी, लेकिन अब इसकी बढ़ के 200 रुपए तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। इस बुलेटिन से इतना है। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।